क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1919 का वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 का वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है। क्यों? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और पेरिस शांति सम्मेलन का क्या किया गया था? पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। थोड़ा सा हम लोग वैश्विक स्तर पर पहले देखते हैं। आयोजन किया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत की घटनाएं विश्व की घटनाओं से अनभिज्ञ हो। हम भारतीय घटना को देखेंगे, लेकिन हम वैश्विक घटना से जोड़कर, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा इसको जितना आप खोल दो। देखने का मतलब यह नहीं कि केवल आप सीधा चलो, दाएं बाएं मत देखो कि कोई आकर टक्कर दे दे। देखने का मतलब यही होता है ना कि आप चल रहे हो रास्ते में, तो आप आजू बाजू भी देखते चलो। ये नहीं कि बस देखना है तो हम केवल सीधा ऐसे देख रहे हैं कि सीधा तो ठीक ही चल रहे हैं, तो उसमें खतरा भी हो सकता है। तो यहां पे जब हम किसी भी घटना को देखें तो उसके आसपास की घटनाएं, वैश्विक घटनाएं, उसको हम जोड़कर देखें, तो इससे थोड़ा और हमारे अंदर मजबूती आएगा, समझ और विकसित होगी। तो यहां आप 1919 का वर्ष को आप देखें तो कोई सामान्य वर्ष नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधि होती है। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा है तो उसी समय भारत में गांधी का भी आगमन हुआ था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी भी भारत आए थे, और भारत गांधी आते हैं तो उन्होंने अंग्रेजों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने क्या किया कि गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, अंग्रेजों का समर्थन किया। और समर्थन क्या किया? तो भारतीयों से अपील किया गांधी ने कि सभी भारतीय, चाहे जिस स्तर से भी हो, चाहे धन से या जन से, जन और धन दोनों ही रूप में हमें अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है, और ऐसे में हमें ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए, दोनों ही रूप से, जन और धन। जन का मतलब कि आप या तो उनको सहयोग करें, व्यक्तिगत रूप से सेना में शामिल हो जाएं, जिसके कारण गांधी को सार्जेंट की उपाधि भी दी गई, और इसके एवज में गांधी को एक और उपाधि प्रदान किया गया, कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी को दी गई। तो सार्जेंट, अब गांधी ने समर्थन किया तो गांधी को तो मिल गया इस समर्थन के जगह, वह क्या? तो एक तो सार्जेंट सेना में एक पद होता है, सार्जेंट। अब चूंकि गांधी क्या कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों को सेना में जाने के लिए अपील कर रहे हैं कि आप जाएं, कुछ नहीं तो कम से कम उनका अस्त्र शस्त्र ढोएं, उन घायलों को आप राहत शिविर में पहुंचाएं। हर स्तर पर समर्थन हो सकता है युद्ध में। तो गांधी को सार्जेंट की उपाधि, और गांधी ने जो अपील किया कि हर स्तर पर जन और धन, तो यहां पे आपको कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि भी अंग्रेजों ने गांधी को प्रदान कर दी। और गांधी सहयोग किए थे इसलिए कि गांधी का मानना था कि इसके बदले ब्रिटिश साम्राज्य जो है वह भारतीयों को कुछ रियायत देगी, कुछ हमारे अधिकारों में वृद्धि होगा, विधानमंडल का विस्तार किया जाएगा, जो भारतीय जो मांग कर रहे थे, उसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, निर्वाचन होगा, ब्रिटिश शासन में थोड़ी नरमी आएगी। अब इन सब उम्मीदों से ऐसा कोई शर्त नहीं रखा गया था। मान लो अब आप कहीं जा रहे हो, किसी का बैग छूट गया, और बैग छूट गया तो आप, पता चला आप उसमें एड्रेस देखें, और एड्रेस देखने के बाद आपने देखा उसमें बैग में काफी भारी मात्रा में मुद्रा भी है,
और सब उसमें 500-500 वाला गड्डी है। उसके बाद आपने देखा कि भाई चलो ठीक है, इसमें एक एड्रेस दिया गया है, हम उस एड्रेस पर पहुंचा देते हैं। पता चला उसमें आपको खर्च भी हुआ जाने में, और आप जाकर उस व्यक्ति तक पहुंचा दिए। तो आप इस उम्मीद से तो नहीं कह रहे कि उसमें से 50% हमें भी वह दे दे, क्योंकि वह तो उसका खोया हुआ राशि था। वो आपको कुछ नहीं भी दे सकता है, हो सकता है भाड़ा भी ना दे आने जाने का, हो सकता है आपको उसमें से वह काफी बड़े राशि आपको दे भी दे, दोनों चीजें हो सकती। लेकिन आपने कोई शर्त तो नहीं रखा कि फोन करके कि भाई बताओ तुम्हारा पैसा पहुंचा, इसमें से इतना दोगे या फिर मैं नहीं आऊं। ऐसा तो आपने कुछ नहीं किया, मांग तो नहीं किया आपने। तो यहां पे गांधी ने कोई शर्त यहां पे नहीं रखी थी ब्रिटिश सरकार से, इस उम्मीद से, विश्वास से कि भाई इसके एवज में भारतीयों को रियायत प्राप्त होगा, ब्रिटिश थोड़ी नरमी बरतेंगे। लेकिन होता क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो ब्रिटिश हर स्तर पर अपने वायदे से मुकरते गए, और मुकरे ही नहीं है। भारत को लेकर आप देखो तो भारत को लेकर आप देखते हो तो यही वह समय है जब इन्होंने एक नया कानून लेकर आ जाते हैं। और वह कानून कौन सा है? वह आपको रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब यह कानून लाया क्यों गया था? तो इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। यह आपको अप्रैल 1919 में, जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा है। अब यहां आप रॉलेट एक्ट कानून लाया गया, और यह कानून लाया जाता है क्यों भाई? तो ब्रिटिश को यह डर था, उनका जो खुफिया विभाग था वह रिपोर्ट दिया कि भारत में बड़े स्तर पर असंतोष है भारतीयों में, और कुछ क्षेत्र तो एकदम पूरे तेवर अपनाए हुए हैं विद्रोह करने के लिए। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो चुकी थी, जैसे कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू समझ रहे हो क्या था? एक बहुत बड़ा चिड़िया का नाम था ना, क्या था? कामागाटा मारू, या अंग्रेजों को मारने की कोई विधि थी? जहाज था, एक जहाज था, जापानी जहाज था, जिसको किराए पर लिया गया था। तो खैर वह हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आप देखते हो कि अब इनको जो रिपोर्ट दिया गया तो यह हुआ कि भाई भारत में बड़ा असंतोष है कामागाटा मारू प्रकरण को लेकर। भारतीय असंतुष्ट हैं, पंजाब और बंगाल का क्षेत्र जो है वह ज्यादा असंतुष्ट है, और हो सकता है वहां पे कोई विरोध हो। ऐसे भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब विश्व युद्ध जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो कुछ कॉमन चीजें घटित होंगी। बेरोजगारी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अव्यवस्था फैलेगा, इसको लेकर असंतोष होता है। अब ब्रिटिश को यह डर था कि कहीं भारत में इसके बाद हमारे खिलाफ बगावत ना हो जाए, तो समय रहते वैसे लोगों को पहले ही चिन्हित किया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसे कहा गया कैसा कानून? भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून, जिसमें था कि संदेह मात्र से किसी को भी गिरफ्तारी किया जा सकता था। संदेह के आधार पर, अगर आप पे डाउट है कि भाई आपसे इस एरिया में खतरा उत्पन्न हो सकता है, आपको पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपके पास कोई राइट नहीं होगा, जिसे कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ना तो आप इसके लिए कोई अपील कर सकते हो, ना आप कोई दलील दे सकते हो, और ना आप वकील कर सकते हो कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार किए हो, हमारा वकील बताएगा, हमें कोर्ट में ले जाओ, हमारे पास साक्ष्य है, मैं ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं। अब इसको लेकर गांधी बड़े नाराज होते हैं, और गांधी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इस घटना ने, अच्छा इसी घटना के बाद, चूंकि अभी मैं पूरे घटना पे नहीं आ रहा हूं, आगे हम लोग इस पे डिटेल्स में आएंगे, हमें बस घटनाक्रम को ध्यान रखना है, इस समय काल की घटना है। इस घटना के विरुद्ध में चूंकि अब उसी समय पंजाब में यह मुद्दा काफी और तीव्र हो जाता है, उस समय पंजाब में आयोजन होने वाला था। अब इसी बीच में आप देखते हो कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में कुछ अहिंसक घटनाएं घटित हो गई,
जो कहलाता है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब यह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें डायर की गलती से और जानबूझकर की गई गलती से बहुत सारे निहत्थे लोगों की हत्या हो जाती है, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसको लेकर देश में व्यापक असंतोष है, बहुत बड़े स्तर पर असंतोष है। और इसी असंतोष को देखते हुए कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है कि कुछ करो और नहीं तो हम लोग कुछ कर डालेंगे। ये युवाओं के द्वारा असंतोष है। अब देश के जो युवा हैं वह कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, गांधी पर दबाव बना रहे हैं कि कुछ करोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे। रॉलेट एक्ट के तहत नहीं, वो जो जालियांवाला बाग पूछ रहे हो। अब देखो जालियांवाला बाग में हुआ क्या, चूंकि रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, तो पंजाब के दो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उनका नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू और कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दो पंजाब के बड़े लोकप्रिय नेता थे। उन दोनों की हो गई थी गिरफ्तारी, और उन दोनों की गिरफ्तारी हुई तो उसको लेकर लोग बड़े आक्रोशित हो गए, और लोग आक्रोशित हुए तो पुलिस के साथ झड़प हो गई। अब पुलिस के साथ झड़प हुई तो पुलिस ने क्या किया कि पूरे पंजाब में मार्शल लॉ समझ रहे हो, धारा 144 उसे लागू कर दिया गया। अब लागू तो कर दिया गया पूरे पंजाब में, लेकिन आप किसी भी चीज को लागू कर दो और लोगों को उसके विषय में पता ही ना हो। अब उस समय ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना उस तरीके से प्रिंट मीडिया था, ना उस तरीके से शिक्षा का स्तर था। लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस क्षेत्र में, पता चला आप 10 लोग ऐसे ही चाय पीने के लिए निकले, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मुखर्जी नगर में धारा 144 लागू है, और पुलिस पकड़ा और वो उल्टा चाय पिला दी। तो अब उसमें तो आपको तो कोई उसकी जानकारी नहीं थी, आपको पकड़ा गया और ले जाकर जेल में चाय पिलाया गया, वो भी अच्छे स्वागत के साथ। अब इसमें कोई आपकी गलती है, आप तो जानबूझकर नहीं गए। अब पंजाब में लोगों को कुछ पता नहीं था, और उस समय उनका फेस्टिवल आया, बैसाखी का पर्व आया, 13 अप्रैल जो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। अब 13 अप्रैल को गांव से लोग जो थे वह बैसाखी पर्व का आयोजन करने के लिए वे उस बाग में, खुले मैदान में जहां पे मेला उला लगता है, लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि पंजाब में ऐसा कुछ हुआ है और मार्शल लॉ यहाँ पे धारा 144 लागू है। अब उसके बाद जनरल डायर ने क्या किया कि उसने बिना किसी सूचना के, और वह पहुंच जाता है सैनिकों को लेकर। अब वो चारों तरफ घिरा हुआ है, बाउंड्री दी हुई है, और जो जो गेट है उस गेट पे उसने तोप लगवा दिया, और बिना किसी अग्रिम सूचना के कि आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, हट जाओ नहीं तो गोलियां चलाई जाएंगी, कोई भी सूचना नहीं, और डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। ठीक है, तो यह घटना घटित हुई थी। उसके लिए उस क्षेत्र के लोग वह निर्दोष थे, उनको कोई जानकारी ही नहीं थी। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग मर रहे हैं, कुएं में कूद रहे हैं। उसी में एक बालक जिसने अपने सबको खोया था, जिसका नाम था उधम सिंह, और जो बहुत ही दृढ़ संकल्पी बालक था, जो जाकर 1940 में उस घटना का बदला लेता है, वह भी ब्रिटेन में, और जाकर जनरल डायर को उसने गोली मारा। समझ सकते हो, 1919 का बालक, छोटा बालक, बिना किसी सहयोग के, लेकिन उसके पास क्या था, एक इच्छा शक्ति थी। आप लोग टूट जाते हो एक अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट में, समझो उसने कितना अटेम्प्ट दिया। 1919 से बिना किसी के सहयोग के लंदन तक पहुंचा, और जाकर वह अपने टारगेट को निशाना बनाता है और मार डालता है। वह उसके अंदर की आग थी, उसको उसने बुझने नहीं दिया। तो यह एक बड़ी घटना घटित होती है। खैर, तो अब यहां आप देखो तो इस समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, विशेषकर हम लोग अधिवेशन के ही इर्द गिर्द चूंकि घटनाओं को देख रहे हैं, तो यह जो अमृतसर में होता है, यह अधिवेशन कहां हुआ, अमृतसर में।
इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो आपको पंजाब का मुद्दा और दूसरा खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे। पंजाब का मुद्दा क्या, तो जालियांवाला बाग की निंदा इसमें की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें क्या की गई, इसमें निंदा की गई। और दूसरा खिलाफत आंदोलन को और भी मजबूती देने का बात किया गया कि भाई खिलाफत आंदोलन जो है यह चलाया जा रहा था किसके द्वारा, यह मुस्लिम लीग के द्वारा। खिलाफत आंदोलन जिसमें खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा था, जो भारतीय राजनीति से जुड़ा भी नहीं था, भारतीय समस्याओं से भी नहीं जुड़ा था, लेकिन फिर भी खिलाफत मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसमें पहली बार असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही गई थी। और असहयोग आंदोलन की बात खिलाफत आंदोलन में ही कही गई थी, जिसमें कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि हम खिलाफत आंदोलन में साथ देंगे। हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी भाई, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित ही तो हुई थी 1916 में, जिसमें यह था कि हम लोग दोनों मिलकर राजनीतिक मुद्दे को उठाएंगे। तो यह दोनों का मिलन था और खिलाफत आंदोलन चलाने की बात की गई थी। लेकिन गांधी अलग से असहयोग आंदोलन चला देते हैं। अब गांधी ने फिर अलग से असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, यह एक बड़ा प्रश्न है कि जब खिलाफत मुद्दे में ही, खिलाफत आंदोलन में ही जब असहयोग की बात की गई थी और गांधी को उसका नेतृत्व भी सौंपा गया था, तो फिर गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या गांधी धोखेबाज थे? क्या गांधी मुस्लिमों से चिढ़ते थे? क्या गांधी खिलाफत के मुद्दे को गौन करना चाहते थे? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उन सब प्रश्नों का समाधान हम लोग आगे पढ़ेंगे जब खिलाफत आंदोलन में हम लोग आएंगे। अब इस आंदोलन, यह जो कांग्रेस सेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। इस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जा रही है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में आयोजित होता है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे इस अधिवेशन में थे, एक आपको जालियांवाला बाग का मुद्दा और दूसरा खिलाफत का मुद्दा। क्लियर है? चलिए